हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th का विज्ञान, या फिर आप कह सकते हो साइंस। और हम पढ़ रहे हैं अपना ऑक्सीजन बेस 3.0। हम फॉलो करते हैं एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम का सिलेबस। तो यदि आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं और आपके पास एनसीईआरटी का सिलेबस है और हिंदी मीडियम का सिलेबस है, तो आपके लिए ये बैच और ये प्लेलिस्ट और ये कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 में हम जो अम्ल क्षारक तथा लवण के PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 4 व 6 नंबर वाले क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारा ऑक्सीजन बैच 3.0 है, यानी कक्षा 10 का विज्ञान का जो बैच है, उसका आज हमारे पास 7वां लेक्चर है। अब तक 6 लेक्चर इस बैच के हो चुके हैं। 6 लेक्चर में से जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर था, इसमें तो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो यूनिट नंबर फर्स्ट तो हमने पहले 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे। इस पहले 4 लेक्चर में आपके पहले चैप्टर की सारी थ्योरी भी है और आपके पहले चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। पहले 4 लेक्चर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, जो विज्ञान का पहला चैप्टर है, उसे कंप्लीट कर दिया था। और यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही है। यूनिट नंबर सेकंड में हमारा 5वां लेक्चर हो चुका है, 6ठा लेक्चर हो चुका है, और आज हमारे पास है 7वां लेक्चर। ठीक है। पहले ये जो 5वां लेक्चर था ना, इस 5वें लेक्चर में हमने दूसरे चैप्टर यानी अम्ल क्षारक तथा लवण की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी थी 5वें लेक्चर में। और 6ठे लेक्चर में हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे। आज हमारे पास 7वां लेक्चर है, यानी बैच का 7वां लेक्चर और दूसरे यूनिट का तीसरा लेक्चर। इसमें हम 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 और 6 नंबर वाले। यदि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। और यदि आपको सारे PDF नोट्स भी चाहिए, ठीक है, हर तरह के नोट्स चाहिए, जो बोर्ड पर मैं पढ़ाता हूँ ये वाले नोट्स भी चाहिए, और आपको टेस्ट भी चाहिए, और डाउट ग्रुप भी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, सारा सिलेबस एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए, सारे बैच चाहिए, इससे पहले भी जो 2 बैच पढ़ाए हैं वो भी चाहिए। तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो, एप्लीकेशन पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आ जाओ बेटे, स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। चैप्टर को थ्योरी में हमने कंप्लीट कर दिया था 5वें लेक्चर में, और आज हमारे पास है कौन सा लेक्चर है बेटे? 7वां लेक्चर। 6ठे लेक्चर में हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे। आज हमारे पास 7वां लेक्चर है। स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, 7वें लेक्चर का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटे। लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट, और लघु उत्तरीय प्रश्न के सेकंड पार्ट में हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 4 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड की परीक्षा में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया कि हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी करते हैं। इन्होंने कहा है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहले तो हमें शब्द समीकरण लिखनी है, उसके बाद हमें संतुलित समीकरण लिखनी है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमें देखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसकी शब्द समीकरण लिखनी है, और आपको समीकरण भी लिखनी है, रासायनिक समीकरण। तो जिंक के साथ किसकी क्रिया करानी है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो हम यहाँ लिखेंगे शब्द समीकरण में कि ये तो जिंक है, प्लस इसका रिएक्शन हम करा रहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो एक तो बनता है जिंक सल्फेट और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो होगी हमारी शब्द समीकरण। और आप इसे समीकरण को रासायनिक समीकरण यानी संकेत वाली समीकरण में कैसे व्यक्त करोगे? जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn।
आप ब्रैकेट में एस लिखते हो तो अच्छी बात है, एस माने सॉलिड ठोस अवस्था, यदि नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Zn प्लस H2SO4, H2SO4 के नीचे आप तनु लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा था। अब आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। Zn अपने आप इसका स्थान ले लेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4, ये बन गया ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलकर भाग जाएगी, ये चली गई हाइड्रोजन गैस। तो ये तो ऊपर वाले हमने शब्दों के रूप में समीकरण लिख रखी है, इसे तो हम कहते हैं शब्द समीकरण। और ये रासायनिक अभिक्रिया की संकेत वाली समीकरण है, जो असली समीकरण होती है वो यही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक भी, जब भी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक किसे हटा देता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, जिसे आप कहते हो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, यह भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है। मतलब हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। देखो मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो एक तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और एक बनेगा हाइड्रोजन। कैसे बनेगा वो देखो, ये हमारा मैग्नीशियम है और आप इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओगे। 2 HCl हमने क्यों लिए, इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता तो होती है 2 और जिस हाइड्रोजन को ये हटाएगा उसकी संयोजकता 1 होती है, तो इसलिए हमें HCl कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैग्नीशियम इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, इसकी तो संयोजकता 2 है, इन दोनों की संयोजकता कितनी है, 1-1। तो क्या होगा बेटे, मैग्नीशियम इन दोनों Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो आप लिख सकते हो MgCl2 और यहाँ से निकल जाएगी ये H2 गैस। तो एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मैग्नीशियम 1 लिया और HCl 2 लिए। आप इन दोनों HCl को ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, और आप एक जगह ही HCl लिखकर उसके पहले 2 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हाइड्रोजन तो अलग हो चुका है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया मैग्नीशियम ने, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। और Mg इन दोनों Cl के साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, जहां आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहां स्क्रीनशॉट ले लेना। जो बच्चे एप्लीकेशन पर नहीं है वे बीच में वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो एप्लीकेशन पर हैं उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं ही। ठीक है बेटे, आ जाओ चलो। तीसरा क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है और वो एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करेगा। चलो पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर करेंगे इसे, फिर ले आएंगे नीचे। तो एल्यूमिनियम चूर्ण है हमारे पास, एल्यूमिनियम, इसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमें रिएक्शन करानी है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमने एल्यूमिनियम लिया, दो दो परमाणु लिए या 2 मोल लिए एल्यूमिनियम के। आप ब्रैकेट में S लिखो या ना लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के हमने कितने लिए अणु, 3 लिए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा इसलिए करा क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता तो 3 होती है और H2 में एक H की संयोजकता 1 है, 2 H हैं, 2 की 2 हो जाएगी। तो यदि आप इस 2 को तो यहाँ लिखो और 3 को यहाँ लिखो तो आपका समीकरण अपने आप संतुलित हो जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। इसलिए हमने एल्यूमिनियम की संयोजकता 2 होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए H2SO4 के 3 अणु लिए और दोनों H मिलाकर एक एक संयोजकता मिलाकर 2 हो जाएगी, इसलिए हमने एल्यूमिनियम के 2 लिए। इसका इस्तेमाल तो यहाँ किया, इसका इस्तेमाल हमने यहाँ किया। देखो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील था, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील था, इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, ठीक है, और जब हटा देगा
तो ये दोनों एल्यूमिनियम, देखो दोनों एल्यूमिनियम इन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएंगे, ये बन जाएगा Al2। देखो दोनों एल्यूमिनियम आ गए, और कितने थे सल्फेट, 3 थे सल्फेट, देखो SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। और ये 3H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलकर भाग जाएगी। हाइड्रोजन क्यों भागी है? इसलिए भागी है हाइड्रोजन गैस क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया है। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट है हमारे पास। 4th पार्ट में कहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहों की रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी लोहे का रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ लोहे का रिएक्शन कराना है। लोहे का रिएक्शन HCl के साथ, देखो लोहा या आयरन आप कह सकते हो, कुछ भी कहो, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरिक क्लोराइड बनेगा या आयरन सेकंड क्लोराइड, फेरस क्लोराइड कह दो या आयरन सेकंड क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है। Fe की संयोजकता 2 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ तो 1 लिया Fe और ये 2 लिए HCl, क्योंकि अकेला Fe 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ तो लिख दो आप Fe प्लस HCl लिख दो आप 2 बार, ये 2 बार आपने HCl लिख दिया। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि लोहा हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो ये हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी अलग, और Fe अकेला दोनों Cl के साथ जुड़ेगा, FeCl2 बनेगा, जिसे आप आयरन सेकंड क्लोराइड या फेरस क्लोराइड कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। NCERT का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जहाँ आपको लगता है कि हमें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को रोक के लिख भी सकते हो आप, और यदि आप एप्लीकेशन पर आपके पास सब्सक्रिप्शन है फिर तो सारी सुविधाएं हैं ही आपके पास, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आ जाओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी NCERT का है, देखो NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परखनली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। आपके पास एक तो परखनली A है और एक तो परखनली आपके पास B है। इसमें भी आपने मैग्नीशियम की पट्टी डुबो रखी है समान लंबाई की, और इसमें भी दोनों में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी आपने डुबा रखी है, परखनली A में भी और B में भी। परखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो इसमें पट्टी तो हमारे पास मैग्नीशियम की है, ये वाली भी और ये वाली भी। इसमें आपने डाल रखा है HCl जो एक प्रबल अम्ल है, तथा परखनली B में एसिटिक अम्ल, इसमें आपने डाल रखा है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH जो एक प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है, जब भी तो आप इसे खा लेते हो। एसिटिक अम्ल को तो आप खा लेते हो भोजन के रूप में। एसिटिक अम्ल कहते हैं सिरके को, तो सिरका तो हम अचार में भी खाते हैं और चाउमीन में भी खाते हैं। सिरका चाउमीन बनाने के लिए सिरका यूज करते हैं ना, चाउमीन बनाने वाले जो होते हैं। अब क्या हुआ, किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? यानी उन्होंने पूछा है कि आप जब मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ कराओगे और जब मैग्नीशियम का रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ कराओगे तो दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। उनका पूछने का मतलब यह है कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। अब ज़्यादा फास्ट पता कौन सा रिएक्शन होगा? ज़्यादा फास्ट वो रिएक्शन होगा जो अम्ल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो प्रबल अम्ल होगा। HCl और एसिटिक अम्ल में आपको पता ही है प्रबल अम्ल HCl है, और HCl जब प्रबल अम्ल है तो वो मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन करेगा, यानी वो प्रबल अम्ल है तो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन और तेज़ी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। यानी मैग्नीशियम की थर्ड या पट्टी है जब HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल की खासियत होती है कि वो बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयनों को मुक्त करता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम यहाँ से बहुत सारे H पॉजिटिव आयनों को हटा देगा और हमें बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस मिलेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा।
तो इस वाली पहली परख नली में यानी परख नली ए में आपको ज्यादा तेज रिएक्शन होती हुई नजर आएगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से बनती हुई। जबकि दूसरी परख नली में आपके पास दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और दुर्बल अम्ल है तो वो H पॉजिटिव आयनों को ज्यादा तेजी से रिलीज नहीं करेगा। वो एसिटिक अम्ल ऐसे ही तो टूटता है, देखो CH3 COOH, वो ऐसे टूटता है देखो। एक तो बनते हैं CH3 COO नेगेटिव आयन और एक बनते हैं H पॉजिटिव आयन, तो ये वाले H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। तो यहाँ से दुर्बल अम्ल होने के कारण ये H पॉजिटिव आयन बहुत तेजी से नहीं निकलेंगे। ये बात तो पक्की है कि मैग्नीशियम इन दोनों H पॉजिटिव आयनों को यहाँ से निकाल देगा। आप कहोगे कि सर एक है H पॉजिटिव आयन, आप कह रहे दोनों को निकाल देगा। यहाँ देखो दो अणु नहीं ले रखे क्या, जिस तरह HCl के दो अणु लिए थे, दोनों H को हटाया अकेले मैग्नीशियम ने, क्योंकि H की संयोजकता एक होती है, मैग्नीशियम की दो। इसी तरीके से CH3 COOH में एक H है, तो इसलिए हमने दो अणु लिए एसिटिक अम्ल के। ये दोनों H यहाँ से हट जाएंगे और मैग्नीशियम इनका जगह ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Mg यानी मैग्नीशियम एसीटेट, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस जो है इस केस में ज़्यादा तेजी से निकलेगी, क्योंकि यहाँ आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हो जो एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो इसकी खासियत यह है कि ये अपने H पॉजिटिव आयन को ज़्यादा तेजी से रिलीज करेगा। और यदि हम इस वाले रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, पर इसकी हाइड्रोजन आयनों को छोड़ने की या रिलीज करने की या डोनेट करने की जो स्पीड है, जो टेंडेंसी है, वो दुर्बल अम्ल होने के कारण कम है। इसलिए रिएक्शन ज़्यादा तेज यहाँ होगी मैग्नीशियम वाली और HCl वाली रिएक्शन। परख नली ए में तेजी से रिएक्शन होगी। बताओ समझ में आई क्या बात? आप ये दोनों रिएक्शन लिख कर आ सकते हो, और उत्तर में क्या लिखोगे देखो। उत्तर में लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या केवल HCl लिख दिया करो, इतना बड़ा ना लिख के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल यानी CH3 COOH की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अतः HCl द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयनों की संख्या एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होगी, यानी HCl ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा स्पीड से। अतः HCl की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ अधिक तीव्रता से होगी, वह तेजी से बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यही तो बात समझाई मैंने आपको इतने देर से, और आपको ये रिएक्शन लिख कर आनी है। आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां आपको लगता है कि हमें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जहां आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो 2011 में आया बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है सूचक क्या हैं। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल सार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट की। सूचक क्या हैं और रंग परिवर्तन को स्पष्ट करना है कि अम्लीय माध्यम में सूचक का कौन सा रंग होता है, क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है। किसी एक सूचक का उदाहरण लेना है आपको, किसी एक इंडिकेटर का। आ जाओ, चलो यहाँ से हम अपना आंसर लिखते हैं। वैसे तो मैंने सब पढ़ा रखा है आपको पहले लेक्चर में ही। सूचक ये वे रंजक यानी डाई हैं, या वे रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जो किसी अम्ल अथवा क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कोई तो सूचक ऐसा होता है जो अम्लीय माध्यम में विशेष रंग देता है, और कोई तो सूचक ऐसा होता है जो क्षारीय माध्यम में विशेष रंग देता है। कोई तो अम्लीय माध्यम में विशेष रंग देगा, कोई तो क्षारीय माध्यम में विशेष रंग देगा। यानी पीएच मान बदलने पर रंग इनके बदलते हैं। इनका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में रंग भिन्न भिन्न होता है। देखो, अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग होगा सूचक का, क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग होगा। अतः पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। पीएच मान में यदि परिवर्तन होगा तो इनके रंगों में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। उदाहरण देखो, उदाहरण लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का सूत्र मैंने MEOH आपको बताया था। ये अम्लीय माध्यम में काम करता है, क्योंकि मैथिल ऑरेंज खुद एक क्षारीय सूचक है, तो अम्लीय माध्यम में काम करता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन का सूत्र बताया था HPH।
ये खुद अम्लीय सूचक है तो क्षारीय माध्यम में काम करता है आदि। इन तीन के रंग आप याद, इनके नाम याद रखोगे। लिटमस पेपर एक बहुत अच्छा सूचक है, मैथिल ऑरेंज भी और फिनोफ्थलीन भी। अब हम क्या करेंगे, इन इन तीनों में से किसी एक उदाहरण को डिस्कस करेंगे। किसी एक को उन्होंने कहा था किसी सूचक के एक उदाहरण से आप समझाओ कि उसका रंग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार बदलता है। यही तो था। देखो, उदाहरण हमने लिया लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर, ये तो हो गए तीनों। इनमें से एक उदाहरण लो आप। प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारों के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर सूचक का प्रयोग किया जाता है। आप कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने इसका प्रयोग किया होगा। आपकी प्रयोगशाला में लिटमस पेपर होगा जरूर। ठीक है, लाल रंग का और नीले रंग के लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास विज्ञान प्रयोगशाला में या विज्ञान किट में, और उनका हम प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षारों की पहचान करने में। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। लिटमस पेपर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो नीला लिटमस पेपर और दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। तो अब अम्ल की बात करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यदि आपको अम्ल की पहचान करनी है कि कोई पदार्थ अम्ल है या नहीं, तो आप उस में नीला लिटमस पेपर जैसे डुबाओगे ना अम्ल के अंदर, वो नीला लिटमस पेपर कैसे रंग का हो जाएगा? लाल रंग का। यदि किसी भी विलयन में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी द्रव में आप नीला लिटमस पेपर डुबाते हो और वो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है, तो समझ जाओ कि वो आपने जो भी पदार्थ या द्रव या विलयन लिया है वो अम्ल है। क्या है वो? अम्ल। अब क्षार की बात है। क्षार इसका उल्टा करेगा। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है। और जब हम इस प्रैक्टिकल को स्कूल में कराते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक ही लिटमस पेपर चाहिए। चाहे तो हमें लाल वाला दे दो, चाहे तो नीले वाला। मान लो आपने मुझे नीला लिटमस पेपर दे दिया, तो मैं उस नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाऊंगा और वो नीला लिटमस पेपर कैसे रंग का हो जाएगा? लाल। अब वो लाल रंग का हो ही गया। अब उस लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबा दो आप, वो लाल लिटमस पेपर फिर दोबारा से नीला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और नीला हो गया तो उसे फिर अम्ल में डुबा दो, वो नीला लिटमस पेपर फिर लाल रंग का हो जाएगा। तो एक ही लिटमस पेपर से आप सारा काम कर सकते हो, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि दो अलग अलग लिटमस पेपर आप लो। ठीक है बेटे, चलो। तो सूचक के बारे में हालांकि हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी देखो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है आपको इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे। 5 विलयनों ए, बी, सी, डी तथा ई, ये 5 विलयन है ए, बी, सी, डी तथा ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है। सार्वत्रिक सूचक उसे कहते हैं जो बहुत बड़ी पीएच परिसर में काम करता है, बड़ी पीएच रेंज पर काम करता है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग देता है। तो पीएच के मान क्रम से है 4, यानी इसका पीएच तो आया 4, 1, डी का पीएच 1 है, सी का 11, डी का 7, ई का 9 प्राप्त होते हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई सबके पीएच पता चल गए। 4, 1, 11, 7, 9 एक पदार्थ है जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। इससे जांच करने पर हमने इनके सबके पीएच मान ज्ञात कर लिए। कौन सा विलयन? नंबर 1 उदासीन। भाई उदासीन तो वो होगा जिसका पीएच कितना होगा? 7। जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा। सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला ये है, ये उदासीन। नंबर 2 प्रबल अक्षारीय है। प्रबल अक्षारीय वो होगा जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा पीएच किसका है? 11, यानी इससे पहले वाले का। ये सबसे ज़्यादा क्षारीय, प्रबल क्षारीय वो होता है जिस विलयन का पीएच जितना ज़्यादा होता है, कहते हैं उतना प्रबल क्षारीय है वो। प्रबल अम्लीय जिसका पीएच सबसे कम होगा। सबसे कम पीएच कितना आया इसमें? 1, दूसरे नंबर वाले का ये प्रबल अम्लीय ये है। दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय वो है जिसका पीएच 7 से कम होगा, यानी सबसे कम तो 1 था और 7 से कम फिर कौन है? 4, फिर 1।
तो ये जो है वो होगा दुर्बल अम्लीय, यानी सबसे पहला ए। दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय वो होगा जिसका पीएच सबसे ज्यादा वाले से कम है। सबसे ज्यादा 11 था, 11 से कम 9 है, यानी लास्ट वाला यानी ई। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में भी व्यवस्थित करना है। सब कुछ हो जाएगा। देखो, आप जब इन सबके पीएच को लिखते हो ना पीएच स्केल पर, तो आपको एक ऐसा चित्र सामने आपके आता है कि ये तो पीएच पैमाना है, और हमने उस पीएच पैमाने पर यहाँ तो 7 का निशान लगा रखा है। 7 से कुछ कम क्या होगा? 4। उससे कुछ कम होगा 1, और 7 से कुछ ज़्यादा 9 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर दे रखा है 14। 14 तो दे ही नहीं रखा, 11 तक के ही सवाल है हमारे पास। ठीक है, 14 नहीं दे रखा, 11 तक है। अब आपको पता है कि हमने जो जो एक दे रखा था पीएच बी का, 4 दे रखा था ए का, 7 दे रखा था डी का, 9 दे रखा था ई का, 11 दे रखा था सी का। तो इसके हिसाब से हमने आंसर लिख दिए में। कैसे लिखे हमने कि भाई जो प्रबल अक्षार है वो तो 11 पीएच वाला है, यानी सी। ठीक है, दुर्बल अक्षार कौन सा है? 9 पीएच वाला। उदासीन कौन है? 7 पीएच वाला, यानी डी। और सबसे प्रबल अम्ल कौन है? 1 पीएच वाला, यानी बी। और थोड़ा दुर्बल अम्ल कौन है? 4 पीएच वाला, यानी ए। तो सर्वाधिक अम्लीय तो वो है जिसका पीएच 1 है इन पांचों में से, और सर्वाधिक क्षारीय वो है जिसका पीएच 11 है। 14 तो वैसे ही लिख रखा क्योंकि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है ना, इसलिए 0 और 14 को भी यहाँ लिख दिया। पर हमें वैल्यू ये दी गई थी 1, 4, 7, 9, 11। अब इसके आधार पर आप एक तो इसे बना देना, आप वैसे ना भी बनाओ, सीधा वैसे ही आंसर लिख दो जैसे मैंने आपको बताया। देखो, आप यहां से दोगे उत्तर डी। सबसे पहले उदासीन पूछा था, तो आप कहोगे डी उदासीन है क्योंकि उसका पीएच 7 है। जिस विलयन का पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पीएच स्केल में वहाँ पढ़ाया था कि इस पीएच पैमाने को जब आप देखोगे ना, जिनका पीएच 7 है वे तो उदासीन माने जाते हैं, इससे कम वाले सारे अम्लीय होते हैं, इससे ज़्यादा वाले क्षारीय। किसी विलयन का पीएच जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी क्षारीय प्रबलता उतनी बढ़ेगी, किसी विलयन का पीएच जितना घटेगा उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, देखो आंसर कैसे लिख रखा है। आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी उदासीन है क्योंकि उसका पीएच 7 है। सी प्रबल अक्षारीय है क्योंकि उसका पीएच 11 है। और बी प्रबल अम्लीय है क्योंकि उसका पीएच सबसे कम है 1। ए दुर्बल अम्लीय है क्योंकि उसका पीएच 4 है, 7 से तो कम ही है, होगा तो अम्लीय। और ई दुर्बल अक्षारीय है क्योंकि उसका पीएच 9 है, 11 से कम है ना। तो किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होता है उसमें एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। पीएच मान जितना कम होगा एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता उतनी ही अधिक है। अतः एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम, भाई एच पॉजिटिव सबसे कम किस में है? इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है ना, कौन है ये? सी। तो हमने सी को सबसे पहले लिख दिया। इसमें एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता सबसे कम है, इसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसमें एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता उतनी कम होगी। 11 से कम कौन है? फिर 9 है। 9 कौन है? ई। देखो इसके बाद ई लिख रखा है। और 9 से कम कौन है फिर? 7। डी। देखो डी लिख रखा है। 7 से कम कौन है? 4 पीएच वाला ए, उसके बाद देखो ए लिख रखा है। और 4 से भी कम कौन है? 1 पीएच वाला बी, उसके बाद बी लिख रखा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे जो एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता है वो सबसे कम किस में होगी? सबसे कम सी में होगी क्योंकि उसका पीएच सबसे ज़्यादा है। तो पीएच को घटते हुए क्रम में आप लिखोगे तो एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। पीएच मान घट रहा है और एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सब बच्चों को आना जरूरी है। बिल्कुल जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जितना भी प्ले लिस्ट में पढ़ाता हूँ, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, आपको पक्का करके जाना है पूरा। देखो अगला क्वेश्चन है 2018 का। निम्नलिखित पर ताप का प्रभाव लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो लिखा हुआ है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और फिर भी बच्चे पता नहीं आंसर में क्यों
थ्योरी भी लिख कर आ जाते हैं और पूछते हैं कि सर आपने थ्योरी तो इसमें लिखवाई नहीं है। एग्जाम में हमेशा कहा जाता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और फिर भी बच्चे थ्योरी लिख के आ रहे। यहाँ देखो 2018 में क्वेश्चन आया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और जो हमारा यहाँ देखो पहला तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके दिखाना है क्या होगा, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट को, और फिर भी इन्होंने उत्तर में थ्योरी लिख रखी। देखो थ्योरी तो लिखनी ही नहीं थी, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखनी थी, और ये उत्तर में खुद थ्योरी लिख रहे, तो बच्चे क्यों नहीं कंफ्यूज? किताब वाला ही जब थ्योरी लिख रहा, क्या करना है हमें? सिर्फ ये आंसर देना है, ये और ये, थ्योरी लिखनी ही नहीं है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब आप इसे गर्म करते हो, यहाँ 120 डिग्री सी लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा लिखो सिर्फ, डेल्टा माने आप गर्म कर रहे। तो जब आप इसे गर्म करते हो तो ये जो आधा जल का अणु है ये अलग हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अलग, प्लस ये जो इंटू का निशान है इसकी जगह प्लस का निशान आ जाएगा। देखो कैल्शियम सल्फेट तो अलग हो गया और आधा जल का अणु हो गया अलग। बस अब आप कैल्शियम सल्फेट जो है, देखो दिखाई दे रहा ना, कैल्शियम सल्फेट को यदि फिर दोबारा से आप गर्म करोगे, यानी इसे पानी तो उड़ के चला गया, इसे आप फिर गर्म कर रहे, तो इसे गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, पर यदि आप केवल इतना लिख कर आते हो तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु लिए हमने, और 2 अणु लेकर हमने एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई यहाँ से, एक ऑक्सीजन बनाई, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप केवल उत्तर में जब कोई पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर या इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला और ये वाला रिएक्शन दोनों लिखनी है, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी किसी को भी, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर सकते हो, ये तो रिएक्शन कई बार करा रखा है मैंने। सोडियम, पहले तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, चलो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। यहाँ मैं पहले एक चीज़ सिखा दूँ, ये ऊपर वाला रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला ये तो आसान है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीर के ऊपर सिर्फ डेल्टा लिखना है, टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो इंटू का निशान है वहाँ किसका निशान आ जाएगा? प्लस का, यानी जल के अणु अलग हो जाएंगे। अब ये कैल्शियम सल्फेट है, फिर ये वाला रिएक्शन लिखना है। कैल्शियम सल्फेट के कितने अणु हैं? 2, देखना जरा, CaSO4 और CaSO4, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु आपको गर्म करने हैं। जब आप गर्म करोगे तो एक तो देखो CaO और CaO, 2 तो बनाने हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है। यहाँ कितने कितने बचे? अब ऑक्सीजन 3 यहाँ 3 यहाँ बचे, तो आप एक ऑक्सीजन यहाँ से उठा लो, एक यहाँ से, ऑक्सीजन गैस कितनी बनेगी? 4 2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से उठ गया, एक यहाँ से। अब यहाँ बताओ, एक एक ऑक्सीजन तो चली गई यहाँ, और एक एक ऑक्सीजन चली गई यहाँ, अब यहाँ कितनी ऑक्सीजन बची होंगी? 2, और यहाँ भी 2, तो एक तो SO2 गैस यहाँ बची और एक यहाँ, तो SO2 गैस के 2 अणु हमारे पास बचते हैं। तो देखना जरा, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु लिए, ऐसे लिख दो आप भाई, 2 बार CaSO4 ना लिख कर ऐसे लिख दो। 2 कैल्शियम ऑक्साइड बने, ये बन गए, ऐसे लिख दो 2CaO। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के 2 अणु बने, तो ऐसे लिख दो, और ऑक्सीजन बनी। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला रिएक्शन सेकंड। वैसे तो मैंने आपको थ्योरी में इसे समझा ही रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये होता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3 के कितने अणु लेने होते हैं हमें? 2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख कर समझा रहा हूँ यहाँ। वैसे तो थ्योरी में समझाई दी थी आपको, जब आप इसे गर्म करते हो ना तो यहाँ से इतनी चीज़ निकलती है, याद आ गया होगा बच्चों के जिन्होंने हर एक लेक्चर को ध्यान से देख रखा है। ये बताओ क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट तो एक बनता है, Na2CO3 प्लस, देखना जरा ध्यान से, H और एक O, H और एक O यानी H2O, जल का अणु एक बनता है। और अब जब एक ऑक्सीजन यहाँ से उठ गया तो क्या बचा होगा? यहाँ CO2 बचा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बनती है। हमेशा पता है कि ये जो H2CO3 बॉक्स में हमने बंद करा है, इस H2CO3 को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए वहाँ,
H2CO3 को हमेशा इस तरह तोड़ के लिखना चाहिए ऐसे, क्योंकि H2CO3 जो है वो कम स्थायी होता है। गर्म आप कर रहे एकदम टूट जाएगा दो हिस्सों में, H2 और CO2 में। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये टूट जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब देखो ध्यान से, छठा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर लिखने हैं अपने। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या दिया है, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं। बिल्कुल, यदि किसी अम्ल को जल में घोल दोगे तो अम्ल घुलते ही H पॉजिटिव आयन देगा। यह बात तो आर्हेनियस ने बताई थी। परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, मतलब अम्ल स्वतंत्र अवस्था में या H पॉजिटिव आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। आप किसी भी अम्ल को पानी में घोल दोगे तो पानी में घुलते ही अम्ल आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन देगा। पर H पॉजिटिव आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अतः ये H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। देखो ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो अम्ल से बने या मिले वे H2O यानी जल के अणु के साथ मिल जाते हैं। और अब देखना H कितने हो गए, दो तो ये थे और एक ये H3O, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी था। तो यहाँ लिखा हुआ है अतः ये H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं। ये तो हाइड्रोजन आयन है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात, यानी किसी अम्ल को या क्षार को पानी में घोलने के बाद प्राप्त जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यानी किसी अम्ल या क्षारक को जब आप पानी में घोल दोगे शुद्ध जल में, तो आसूत जल में या डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो जलीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। वैसे तो आपको पता है ना, शुद्ध जल में कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ध्यान रखना। यदि आपके पास शुद्ध जल है या आसूत जल है या डिस्टिल्ड वाटर जो भी आप उसे कहते हो, उसमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब जल में आप किसी विद्युत अपघटक को घोल देते हो। जैसे अम्ल या क्षार आपके विद्युत अपघटक हैं। अम्ल या क्षार को यदि आप पानी में घोल दोगे ना, तो वो मुक्त आयनों में टूट जाएगा। जैसे अम्ल H पॉजिटिव आयन देगा, साथ में दूसरे भी आयन देगा। जैसे HCl एक अम्ल है, यदि आपने उसे पानी में घोल दिया तो वो H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव आयन भी देगा। पर आपको पता है कि अम्ल जो भी H पॉजिटिव आयन देता है, वे H पॉजिटिव आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। वे H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, पानी के अणु के साथ जुड़कर H3O पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखो आप, मुक्त आयन कैसे उपस्थित होते हैं? ऐसे उपस्थित होते हैं, यदि आपने HCl को पानी में घोल दिया तो आपको पता है कि ये जो HCl है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा। अब Cl नेगेटिव आयन तो ये हैं, जबकि H पॉजिटिव आयन इसे मिल जाएंगे H2O को, और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। यहाँ 3 आना चाहिए था, H3O पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? H3O। हाइड्रोनियम आयन बन गया और Cl नेगेटिव। ये हाइड्रोनियम आयन भी मुक्त आयन है और Cl नेगेटिव भी मुक्त आयन है। ये दोनों मुक्त आयन क्या करेंगे, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। अम्ल को HCl को पानी में घोल के देखा आपने, क्या हुआ? यदि NaOH को, S का मतलब सॉलिड ठोस, आप S लिखने की जरूरत नहीं है आपको, NaOH लिख दो खाली। यदि आपने इसे H2O यानी पानी में घोल दिया तो ये NaOH ऐसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ये दोनों भी क्या हैं? मुक्त आयन हैं। ये दोनों भी मुक्त आयन हैं। ये मुक्त आयन बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं। किसी धातु में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि धातु में पाए जाते हैं मुक्त आयन, और वे मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जिम्मेदारी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो धातु में पाए जाते हैं। जब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार यदि आप किसी अम्ल को पानी में घोल दो या क्षार को पानी में घोल दो,
तो वहाँ भी आपको मुक्त आयन मिलेंगे। इन्हें आप मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, मुक्त आयन। तो मुक्त आयनों का व्यवहार ऐसा ही होता है जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। जिस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी भी विलयन में यदि मुक्त आयन उपस्थित हो तो वे भी, उनका व्यवहार भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों जैसा ही होता है। वे भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने का या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखो, इस एग्जाम्पल को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखना चाहो लिख देना। H2SO4 जब जल के अणु के साथ जुड़ा तो ऐसा हुआ, पर आपने अम्ल और क्षार दोनों का उदाहरण दे दिया। अभी अभी जो है ना, पता क्या है, अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा, हमारा आंसर अभी तो पूछा ही नहीं इन्होंने। अभी तो ये बता रहे हैं कि क्या होता है। इन्होंने बताया कि जब किसी अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, किसी क्षार को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, मुक्त आयन हमें मिलते हैं और उन मुक्त आयनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्ल या क्षार के जल में मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। इन्होंने कहा कि यदि किसी अम्ल या क्षार को यदि पानी में मिलाओगे ना आप, मतलब अम्ल एसिड या बेस को पानी में मिलाओगे, तो इस प्रक्रिया को हम तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। तनुकरण करने पर विलयन में प्रति इकाई आयनन में क्रमशः H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। जब किसी अम्ल को या क्षार को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने दूध को पानी में मिला दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अम्ल या क्षार में पानी मिलाओ, मैं कह रहा अम्ल या क्षार को ही पानी में मिलाओ। यदि आपने इसका उल्टा कर दिया ना तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मान लो मैंने कहा कि भाई, एक बच्चे को कहा कि दूध बहुत गाढ़ा है, इसे थोड़ा तनु कर दो। गाढ़ा माने सांद्र है, इसे थोड़ा तनु कर दो, तो बच्चा दूध में क्या मिलाएगा, पानी। ठीक है। मैं कहूँ कि हमारे पास शरबत है, बहुत गाढ़ा है, सांद्र है, इसे तनु कर दो, तो शरबत में बच्चा पानी मिलाएगा। अब मैं कहूँ कि मेरे पास कोई अम्ल या क्षार है, बहुत सांद्र है, इसे तनु कर दो, यानी गाढ़ा है, इसे हल्का कर दो। तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना जो आप दूध और शरबत के साथ कर रहे थे। दूध या शरबत में आप पानी मिलाकर उसे हल्का कर देते हो, तनु कर देते हो। पर आपको अम्ल या क्षार यदि सांद्र है और उसे आपको हल्का करना है, माने तनु करना है, तो आप उसमें पानी मत मिलाना बिल्कुल भी। आप पानी में उसे मिलाना। पानी में आप अम्ल या क्षारक को मिला सकते हो, आप अम्ल या क्षारक में पानी नहीं मिला सकते हो, क्योंकि यदि आप अम्ल या क्षारक में पानी मिलाओगे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्र अभिक्रिया है, फास्ट रिएक्शन। और तीव्र अभिक्रिया इतनी ज़्यादा है कि विस्फोट हो सकता है वहाँ। पता कैसा होगा, ये बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब ये एक बहुत तेज़ी से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लो आपके पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई में एक खौलता हुआ तेल है, और मम्मी आपकी कचौरी या पूरी बनाने जा रही हैं या पकौड़ी, और मैं कहूँ कि यार ये तो तेल ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर दो। तो आप क्या करोगे, यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप उस तेल की कढ़ाई में एक बूंद भी पानी डाल के देख लेना। यदि तेल की कढ़ाई में एक बूंद भी पानी डाल लोगे तो ये एक बहुत प्रबल और बहुत तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से देखो कितनी खतरनाक स्थिति में आ जाता है। यदि एक कढ़ाई तेल की हो बहुत गर्म और आप उसमें एक घूंट पानी डाल दो या एक चम्मच पानी डाल दो, तो कितना खतरनाक रिएक्शन होता है पता है ना आपको। कई बार हमारी मम्मी को जो है तेल में, मान लो वो कुछ भी बना रही, मान लो वे पूरी कचौरी पकौड़ी कुछ भी बना रही हैं, और हम बराबर में हम शायद पानी पीने के लिए किचन में गए, तो गलती से भी यदि एक दो बूंद पानी उसमें गिर गया ना, तो उसी से ही कितना उछल के आता है तेल एकदम बाहर। ऐसा ही होगा जब किसी अम्ल या क्षारक में आप क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे उसे तनु करने के लिए। तो आपको अम्ल या क्षारक में पानी नहीं मिलाना है, आपको पानी लेना है बड़े बर्तन में, उसमें अम्ल या क्षारक मिलाओ। तो इन्होंने कहा कि अम्ल या क्षारक के जल में मिलाने की प्रक्रिया, देखो अम्ल या क्षारक को जल में मिला रहे, वो तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। तनुकरण करने पर विलयन में प्रति इकाई आयतन में क्रम से H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, एकांक आयतन में ये जो H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन है, इनकी संख्या घट जाएगी। इसे ही तनुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनुता, हल्का करना। आगे चलते हैं, चलो फिर आंसर देंगे इनके क्वेश्चंस का। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो ये आयनित यानी डाइल्यूशन
होकर अपने आयन बनाते हैं। ठीक है, आयनित होकर, आयनित होकर का मतलब यहाँ आयनाइजेशन लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है, देखो अम्ल या क्षार को जल में मिला रहे, अम्ल या क्षार में जल नहीं मिला रहे, तो ये आयनित होकर अपने आयन बनाते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। तो पहला देखो क्या क्वेश्चन है इनका। पहला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। इन्होंने कहा है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, यानी NaOH है आपके पास, क्या है NaOH, और इसमें क्षारक मिला रहे आप। इसमें क्षारक का मतलब जैसे आप मिला दो इसमें NaOH में आप मिला दो KOH, मतलब ये भी एक क्षारक है, एक क्षारक इसमें और मिला दिया। जब वो पहले से ही बर्तन में क्षार था, एक क्षार आपने और मिला दिया, तो अब बताओ ये भी आयनों में टूट रहा होगा और ये भी टूटेगा आयनों में, तो विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़नी जाएगी, बढ़ेगी ना। ठीक है, बढ़ जाएगी OH नेगेटिव आयनों की संख्या। देखें इन्होंने क्या उत्तर दिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में क्षारक मिलाते हैं, क्षारक में भी क्या, जैसे हमने KOH मान लिया, जो भी क्षारक होगा OH नेगेटिव आयन तो देगा ही, तो हाइड्रोक्साइड आयनों यानी OH नेगेटिव ये होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि पहले NaOH भी दे रहा था OH नेगेटिव आयन, अब जो दूसरा क्षारक आपने मिलाया वो भी देगा OH नेगेटिव आयन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है तथा दो क्षारकों के मिलने से प्राप्त OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। पहले तो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा था OH नेगेटिव आयन, अब जो दूसरा क्षारक आपने मिलाया जैसे KOH मिलाया तो ये भी तो OH नेगेटिव आयन देगा, तो OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता या संख्या या मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हो। अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन देखना क्या पूछा है, ये अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। भाई आप किसी अम्ल को जब शुद्ध जल में घोलते हो, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और जब किसी अम्ल को शुद्ध जल में घोलते हो तो उसका अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित क्यों करता है, ये पूछ रहे। आपको पता है कि जब भी किसी अम्ल को, जैसे आपने HCl ले लिया, जब भी किसी अम्ल को आप पानी में घोलते हो तो अम्ल H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में एक नेगेटिव आयन भी देगा, तो ये H पॉजिटिव आयन किसके पास चला जाएगा, H2O के पास। आपको क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो ये भी एक मुक्त आयन है, ये भी मुक्त आयन है। जब भी किसी अम्ल को आप पानी में घोलते हो तो आपको मुक्त आयन प्राप्त होते हैं, और ये मुक्त आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात जिस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसी प्रकार ये अम्ल के जलीय विलयन में प्राप्त होने वाले मुक्त आयन भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे, इसलिए किसी भी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, देखो जरा, देखो अम्ल में जल मिलाने पर यह आयनीकृत होकर अपने आयन मुक्त करता है, यानी मुक्त आयन प्राप्त होते हैं। विलयन में उपस्थित मुक्त आयन ही विद्युत का चालन करते हैं, ये मुक्त आयन ही आवेश को प्रवाहित करते हैं, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT के थे। अब आज का दूसरा हमारा टारगेट है, थोड़ा सा काम और बचा है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले भी NCERT के हैं, इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाले NCERT के और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखना जरा। पहला क्वेश्चन है, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या हैं। ये तो आपको पढ़ाया था। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जिसके आयनन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और तेजी से जो आयनों में टूटता है, यानी बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देता है।
और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिसके आयनन की मात्रा कम होती है, आयनन का वेग भी कम होता है, जो आयनों में टूटकर बहुत कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। अम्लों की निम्नलिखित सूची से प्रबल अम्लों को दुर्बल अम्लों से पृथक कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्रबल अम्ल है। साइट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, आपको पता है ना। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, आप खट्टे फल सारे खा लेते हो, तो साइट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जब तो हम सिरके को खा लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया उसमें, ऊष्मण के द्वारा आप बेकिंग पाउडर तथा धावन सोडा में विभेद कैसे करोगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है, और ये कुछ अम्ल दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटने हैं कि कौन से प्रबल हैं कौन से दुर्बल हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, ऊष्मण का मतलब गर्म करना, बेकिंग पाउडर को गर्म करना है और धावन सोडा को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं आपको पता है ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटकर बहुत ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः माने 100% आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो बहुत लगभग 100% टूट जाते हों। और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, यानी 100% नहीं टूटते, बहुत कम परसेंटेज में टूटते हैं, तथा विलयन में कम हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सूची में दिए गए अम्लों में, अब देखो उन्होंने बहुत सारे अम्ल दे रखे थे, उसमें से प्रबल और दुर्बल अम्ल हमें छांटने थे। तो प्रबल अम्ल मैंने कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप HCl कहते हो, एक नाइट्रिक अम्ल जिसे आप HNO3 कहते हो, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप H2SO4 कहते हो। ये तीन को तो याद रखना, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं, इन्हीं की आपको आवश्यकता पड़ेगी लगभग कक्षा 12 तक। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं जो बच गए? में सारे दुर्बल अम्ल हैं, जैसे एसिटिक अम्ल सिरका जिसे आप कहते हो, विनेगर, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, और साइट्रिक अम्ल जो खट्टे फलों में होता है C6H8O7। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि एक तो आप बेकिंग सोडा को गर्म कर दो, और एक चीज और दी थी उन्होंने, क्या था? सोडियम, कपड़े धोने का सोडा था मुझे लगे। चलो, गर्म करना तो दो चीजों को हमें, यानी उनका ऊष्मण का प्रभाव बताना था। तो बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करना है तो खाली आपको रिएक्शन लिखनी है, ये और कुछ नहीं लिखना है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा NaHCO3, हमेशा जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ऐसे लिखोगे तो आप आसानी से रिएक्शन को सीख जाओगे कि जब गर्म करते हैं तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। एक तो Na2CO3 बनेगा, ये बन गया Na2CO, और एक बनेगा H और यहाँ से O, ये बन गया H2, और जब यहाँ से O निकल गया तो CO2, ये बन गई CO। तो बताओ, ये रिएक्शन तो मैंने कई बार सिखा दी आपको। आ जाओ चलो, दूसरी चीज़ इन्होंने गर्म करने को कही थी धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। धावन सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तीर के ऊपर आप डेल्टा लिख दिया करो, बस उष्मा लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा लिख दो। जब आप इसे गर्म करोगे तो ये जो इंटू का निशान है ये किस में बदल जाएगा? प्लस में, यानी 10 जल के अणु जो क्रिस्टलीय रूप में इसमें अटैच थे में उड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। बस आपको ये मिल जाएगा Na2CO3, जिसे कहते हैं सोडा S, यानी सोडे की राख। ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट कह दो इसे। तो बताओ, दोनों को गर्म कर लोगे क्या? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2024 में भी आया, 2019 में भी आया, ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। पीएच मान क्या है? सोरेनसन ने बताया था पीएच मान,
उन्होंने कहा था कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। देखो ऋणात्मक माइनस, लघुगणक यानी लॉग, इसका लघुगणक है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये 2024 में और 19। वैज्ञानिक का नाम क्या था जिन्होंने पीएच बताया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक फार्मूला वहां जरूर लिख कर आना जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच, ये जरूर लिख कर आना है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच, ये तो लघुगणक रूप है सूत्र का और ये घातांक रूप है। फिर इन्होंने कहा कि पीएच का दैनिक जीवन में महत्व भी बताओ। महत्व हालांकि मैंने आपको समझाया था जब इस चैप्टर को पहले लेक्चर में पढ़ाया। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कोनी का, मिस प्रिंटिंग को समझ जाया करो। पहला है पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशील। आपको पता है जीव जगत में जीव न्यून पीएच का मान क्षेत्र परास में ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं वे बहुत ज़्यादा पीएच पर या बहुत कम पीएच पर जीवित नहीं रह सकते। सामान्यतः इनका शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है। जितने भी जीव इस दुनिया में हैं उनका शरीर का पीएच 7 से 7.8 तक रहता है, यानी बहुत थोड़ा सा क्षारीय है। नदी के जल का पीएच का मान कम होने पर जलीय प्राणियों का अस्तित्व कठिन हो जाता है। यदि नदी का पीएच मान पानी का घट गया ना तो जितने भी जलीय जीव हैं वे सारे मर जाएंगे। बस पीएच मान 7 से 7.8 तक ही होना चाहिए। हमारे भी शरीर का पीएच मान इतना ही होता है, पेड़ पौधों का भी। दूसरा, मिट्टी की पीएच। पौधे के प्रत्येक भाग की उत्तम वृद्धि के लिए उचित पीएच परास यानी रेंज की आवश्यकता होती है। उचित पीएच परास ज्ञात करने के लिए मिट्टी के नमूने की जांच करके पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप अपने खेत के चारों कोनों में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाओ और बीच में से मिट्टी उठाओ, कई सारी जगह से अलग अलग से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के उसे मिला लो आपस में, और मिलाकर जो आपके ज़िले में, आपके शहर में जो कृषि का या मिट्टी की जांच जहाँ भी होती होगी उसका अलग डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, वहाँ दे आओ अपना सैंपल और उन्हें पूछ लो कि इस मिट्टी की जांच करो, इसमें कौन कौन से तत्व की कमी है, कौन सा तत्व इसमें अधिकता में है, कौन सा पोषक तत्व, और इसका पीएच कितना है, और मैं कौन कौन सी खेती अपनी मिट्टी में कर सकता हूँ जिससे अच्छा प्रोडक्शन मुझे मिले, अच्छा उत्पादन मैं कर सकूँ। ठीक है, तो आप अपनी मिट्टी की जांच करके पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। पौधे की प्रकृति के अनुसार मिट्टी के पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। मतलब अलग अलग जगह की मिट्टी में अलग अलग फसल क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग जगह की मिट्टी का पीएच मान अलग अलग होता है, इसलिए किसी मिट्टी में कोई सी फसल अच्छी होगी और किसी मिट्टी में कोई सी फसल। ठीक है, उसके बाद पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप कहते हो HCl, आपको पता है जठर ग्रंथियों से जठर रस जो निकलता है ना, पेट में जो जठर ग्रंथियां होती हैं आमाशय में, उसमें से जो जठर रस निकलता है, उस जठर रस में सबसे मेन चीज होती है HCl, और HCl जो है वो HCl से ही सबसे ज़्यादा पचता है भोजन। तो HCl उत्पन्न होता है, अपच के दौरान यह अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर उदर में दर्द और जलन उत्पन्न करता है। जब एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी कि मुझे तो एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी में पेट में जलन होगी बहुत ज़्यादा, और जलन होगी तो दर्द होगा, फिर आप एंटासिड खाओगे, कोई खाने का सोडा खाएगा, कोई एसिलोक खाएगा, कोई रेनेटिडीन खाएगा, कोई ओमेप्राजोल, कोई पेंटाप्राजोल। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो एंटासिड का काम करती हैं, यानी एसिडिक इफेक्ट को, पीएच को सही स्थान पर ले आती हैं।
इसके उपचार के लिए प्रति अम्ल यानी एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप डाइवोल कहते हो, डाइवोल, या पीने का भी आता है शरबत, जो एक दुर्बल क्षारक है, का उपयोग किया जाता है। तो ये तो चलो खैर एक दवाई होगी, डाइवोल का इस्तेमाल आप कर सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो एसिडिक, जब बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है पेट में, उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, वे सारे क्षारक ही हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का 2011 का क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर, देखो क्या क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणुसूत्र है NaHCO3। यही तो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। इसको बनाने की विधि तथा दो प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए, 2022-2011। फिर क्वेश्चन आया खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2012। इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है? भाई NaHCO3 के दो अणु लेके कई बार गर्म कर दिया आपने पिछले लेक्चर्स में भी। फिर आया खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, इसे धावन सोडे में कैसे परिवर्तित करेंगे? फिर वही रिएक्शन पूछ लिया। संबंधित समीकरण भी लिखिए, 2008-2006। फिर आया बेकिंग पाउडर यानी खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण, देखो केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, 2024, 2019, 2014। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। और फिर क्वेश्चन आया बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, 2020-2019। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सबके घरों में रसोई में रखा हुआ है। खाने का सोडा, जब किसी को एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी किसी को भी होती है, तो उसे दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। एक चम्मच खाने का सोडा मुंह में डाल लो और ताज़ा ताज़ा पानी पी लो, बस अपने आप ठीक हो जाएगी एसिडिटी थोड़ी देर में। तो आपको किसी भी दवाई को खाने की ज़रूरत। देखो बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। यानी बेकिंग पाउडर का मतलब तो यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा यानी बेकिंग सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। फिर इन्होंने पूछा बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणुसूत्र क्या होता है इसका? NaCO3। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी कह सकते हो। फिर आती है इसकी निर्माण की विधि, सिखा रखी है सारी आपको। तो निर्माण विधि में सबसे पहला तरीका यह है कि आप सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे? कैसे का जवाब दे रहा, देखो मैं यहाँ दूंगा जवाब कैसे का, देखना जरा। यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, ध्यान से देखना बिल्कुल, कभी आपके समझ में ना आए और सिर के ऊपर को चला जाए सब कुछ। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, यदि मैं इसे गर्म करता हूँ तो क्या होगा? ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। क्या क्या बनेगा? बॉक्स के बाहर क्या है? Na2CO3, यहाँ लिख दिया Na2CO3 है जी बॉक्स के बाहर, प्लस बॉक्स के अंदर H2O, H2O है, और यहाँ क्या बचा फिर? CO। आपने यही रिएक्शन ही तो पढ़ी, यही तो पढ़ी आपने रिएक्शन, अभी मैंने पढ़ाई कई बार आपको, CO2। तो यदि हम कहें कि आप जो है जब इसे गर्म करते हो तो ये तीन चीज मिलती हैं। यदि मैं कहूँ कि सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दो और उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दो, तो ये नहीं बन जाएगा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट? बन नहीं जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ, ये सोडियम कार्बोनेट है, हाँ जी है। ये पानी में घोल रखा, हाँ जी पानी में घोल रखा, फिर उसमें CO2 गैस प्रवाहित करी, हाँ जी करी, तो दो अणु सोडियम बाइकार्बोनेट के बन गए, हाँ जी बन गए। बताओ क्या है इसमें? उसका उल्टा रिएक्शन ही तो है। और वो रिएक्शन तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी पेपर में आता ही ना हो। 100% या तो ऐसा रिएक्शन आपकी परीक्षा में आपको दर्शन जरूर देगा, 100%। तो तरीका क्या है देखना, बनाने की विधि या निर्माण विधि का पहला तरीका,
इसे प्रयोगशाला में धावन सोडे यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। ये तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, CO2 गैस प्रवाहित करी तो बन गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे बना। दूसरा तरीका है सोडियम क्लोराइड। ये रहा सोडियम क्लोराइड, जिसे आप नमक कहते हो, की अभिक्रिया अमोनिया से करो। ये रही अमोनिया, मतलब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दो और उसमें CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित कर दो। नमक को पानी में घोल के उसमें CO2 गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? देखो, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह रिएक्शन लिखनी है आपको। नमक को पानी में घोल रखा है, फिर उसमें CO2 गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करी तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे मिला वो समझा देता हूँ मैं आपको। NaHCO3 कैसे मिलता है? यहाँ से तो NaH है, Na, और यहाँ से एक H, NaH, और यहाँ से CO2 और एक O, ये रहा CO3, NaHCO3। अब यहाँ से एक H निकला, OH यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? NH4, और ये Cl भी तो बच रहा, तो इस तरीके से NH4Cl बनता है। तो इस तरह होती है ये रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जहाँ आपको लगता है कि हमें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहाँ ले लेना स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण भी बताने थे। ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव में केवल रिएक्शन लिखनी है। देखो कितनी बार आ गई आज ये रिएक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु लेकर उसे गर्म कर दो। यहाँ टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा लिख दिया करो बस। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार होगी ये तो रिएक्शन। अम्ल के साथ क्रिया, केवल रिएक्शन लिखनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे तो इतनी इतनी चीज निकलेगी। देखो बीच में, पहले बाहर देखो क्या है, NaCl, ये बन गया आपका NaCl। अब पता है आपको H2CO3 को कभी भी H2CO3 नहीं लिखना चाहिए, सिखाया मैंने कई बार। H2HHO यानी H2O, तो ये बन गया। अब जब यहाँ से एक O निकल गया तो क्या बचा होगा यहाँ? CO2, ये CO2 गैस। H2CO3 बॉक्स में बंद करा हमने, और हमें पता है कि H2CO3 को तोड़ के लिखना चाहिए H2O + CO। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे जो है ये क्वेश्चन बेटे हमारे 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे मैं हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, वे कराऊंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, प्लेलिस्ट को एक सिरे से पकड़कर पढ़ना है। प्लेलिस्ट पकड़ो, एक सिरे से पकड़ लो और पढ़ते चले जाओ। किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है आपको, ना किसी भी ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है। यदि आप ईमानदारी से हमारी प्लेलिस्ट को पकड़ के एक सिरे से पढ़ोगे ना, तो आपकी 100% तैयारी होनी है बढ़िया वाली। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना और प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ो। आप किसी भी क्लास में हो, कक्षा 9 का विज्ञान आपको करना है, कक्षा 10 का विज्ञान करना है, कक्षा 11 की केमिस्ट्री करनी है, कक्षा 12 की केमिस्ट्री करनी है, या BSc फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री करनी है, तो ये सारे सिलेबस प्लेलिस्ट में सजाए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ और देखो कि आपका सिलेबस कहाँ है, और वहाँ से आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।